नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। विजयश्री संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे जो आपका पाठ्यक्रम है उसका वन शॉट रिवीजन लेकर आज हम प्रस्तुत हो रहे हैं। साथियों, इस कक्षा में आपकी जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, 13 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के बारे में क्या करने वाले हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कि परीक्षा में हमको प्रश्न पत्र कैसे हल करना है, कैसे उसका, है ना? कैसे उसको हमको परीक्षा में लिखना है, उसका उत्तर लिखना है। तो आज हम कक्षा 7 के पाठ्यक्रम का रिवीजन कर रहे हैं और जो प्रश्न पत्र है उसको समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आज के इस विषय के बारे में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिएगा, आज कक्षा 7 का जो संस्कृत का जो है आपका पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तक, कौन सी पुस्तक है आपके? सेमुशी, सेमुशी भाग 2, है ना? उसके बारे में बात करेंगे और साथ में किस प्रकार से आपका परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो रहने वाला है, क्या-क्या ध्यान रखना है। देखिएगा, आपको जो टाइम मिलेगा पेपर पर को हल करने के लिए वो सार्ध द्वयम, है ना? यानी 2.5 यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। पूर्णांक की बात करूँ तो मैक्सिमम जो अंक आपके हैं वो 60 मार्क्स हैं, है ना? 60 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। आपको अपने रोल नंबर वहाँ पे नोट करने हैं जो आपको आंसर शीट दी गई है। और क्या-क्या याद रखना है हमको, क्या-क्या ध्यान रखना है? सामान्य निर्देश सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, यानी सभी प्रश्न आपको हल करने जरूरी हैं। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, यानी उत्तर जो है आप इसको संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे। प्रश्नानाम प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेणैव लेखनीयानि, यानी जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो खंड के अनुसार आपको क्रम से लेखन लिखने हैं। यानी आपके 4 खंड हैं, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। लेखने स्वच्छता स्पष्टता च स्यात्, यानी आप जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए और आपके हैंडराइटिंग जो है, सुलेख जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीय, और आपको जो भी आप उसका उत्तर लिख रहे हैं प्रश्न का, उसकी प्रश्न संख्या आपको निश्चित रूप से क्या करनी है? लिखनी है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इतना आपको क्या करना है पेपर को हल करने में? ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको वहाँ पर भी आपको क्या करेंगे? दिखाई देंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य निर्देशों में हमने अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति, यानी इसमें 4 खंड हैं, अभी हमने बात की है। अस्मिन् प्रश्नपत्रे त्रयोदश प्रश्नाः सन्ति, यानी कितने प्रश्न हैं? 13 प्रश्न है। आपके कुल टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं? 13 प्रश्न आने वाले हैं। अगर मैं खंडों की बात करूं तो खंड क, ख, ग और घ, 4 खंड हो गए। खंड क में एक ही प्रश्न आपके आने वाला है। कितने प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पे आपके? एक प्रश्न आने वाला है, जो प्रश्न नंबर 1 होगा, अपठित अवबोधन होगा। कितने नंबर का है भाई खंड का आपका? आपके 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। खंड ख की मैं अगर बात करूं तो आपके यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 और 3, यानी 2 प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। रचनात्मक लेखन है आपके, एक तो अनुच्छेद लिखना है, या फिर हम कहें चित्र वर्णन लिखना है, या फिर हम कहें कि कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको सुव्यवस्थित करके आपको सही जो वाक्य है उसके निर्माण करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। खंड ग की बात करें तो 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 4 से लेके 8 तक, जिसमें आपके प्रयुक्त व्याकरण का बारे में आपसे बात की जाएगी। टोटल 18 नंबर का ये आपका रहने वाला है खंड
ग और खंड घ की बात करें, यानी इसमें भी 5 प्रश्न हैं आपके 9 से लेके और 13। ये आपका पठितावबोध यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से जो आपने पढ़ा है अभी तक, है ना? उसके बारे में यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो समझ में आ गई होगी बात? चलिए, अब बात करते हैं हम अपठित अवबोधन के बारे में, खंड क के बारे में। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ होगा, आपको एक गद्यांश दिया होगा। प्रदत्त अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। यानी किसमें लिखने हैं आपको? संस्कृत में लिखना है। अब आपको करना क्या है इसमें, देखिएगा आपके गद्यांश और पद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न हैं और 23 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 23 मार्क्स का रहने वाला है। तो देखिएगा अगर एक बार आपने समझ लिया तो आगे के जो भी प्रश्न हैं आप गलत नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है? हाँ, तो देखिएगा एक प्रश्न आता है आपका एकपदेन उत्तरतः, एक आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः और एक आता है भाषिक कार्य, ठीक है? और पठित गद्यांश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक शीर्षक का प्रश्न और होता है। अब आपको करना क्या है, आपको एक बार इसको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है ना? इसको पैराग्राफ को पढ़ना है क्योंकि आपको प्रश्न पत्र जो है वो 15 मिनट पहले मिल जाता है। कितने मिनट पहले मिल जाता है? 15 मिनट पहले मिल जाता है। तो बैठ के आप इसको अच्छे से रीड करें। देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा अतीव प्राचीना भाषा अस्ति। हिंदी अनुवाद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा प्रश्न सही होने की संभावनाएँ ज़्यादा होंगी, ठीक है? और अगर किसी शब्द का आपको हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, तो भी घबराने की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा अतीव प्राचीना भाषा अस्ति, एषा भारतीयानां भाषा अस्ति। एषा एषा का एषा संस्कृत भाषा भारतीयानां भाषा अस्ति। यानी भारतीय लोगों की क्या है भाषा आसीत्। प्राचीन काले सर्वे भारतीयाः संस्कृत भाषायाम् एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन समय में सभी भारतीय यानी भारत में रहने वाले जो भी लोग थे, वो संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे, यानी बोलचाल की जो भाषा थी, वो संस्कृत भाषा ही थी। एषा एषा सर्वासां एषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। यह सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतेः भाषाः अस्ति। यानी संस्कृत भाषा जो है वो हमारी संस्कृति की भाषा है। हमारी संस्कृति की भाषा है। वेदाः रामायणं महाभारतं च संस्कृते एव निबद्धानि सन्ति। यानी हमारे चारों वेदों की बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, भगवद गीता की बात करें या फिर हम पुराणों की बात करें, ये सारे जो ग्रंथ हमारे लिखे हुए हैं, वो आपके संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृतम अतीव सरला, संस्कृत भाषा जो है, वो अतीव सरला, सरसा मधुरा भाषा अस्ति। यानी संस्कृत भाषा सरल से सरल और मधुर भाषा है। अस्माकं संस्कारेषु संस्कृतस्य उपयोगः भवति। है ना? हमारे संस्कारों में संस्कृत का ही उपयोग है। कहा भी गया है संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। यानी संस्कृति और संस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ये संस्कृत पर ही आश्रित है ना? संस्कृतिः संस्कृताश्रितः एकः सूक्तिः भी है। संस्कृतस्य पठनं सर्वेषां कृते अनिवार्यं स्यात्। यानी संस्कृत का पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। संस्कृतस्य उन्नत्याः भारत राष्ट्रस्य उन्नति स्वयमेव भविष्यति। संस्कृति की उन्नति से भारत राष्ट्र की उन्नति स्वयं ही हो जाएगी। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र के एकता का आधार है। यानी पूरे भारत में चले जाइएगा, संस्कृत भाषा का विरोध कहीं पर भी नहीं है। ठीक है? हाँ, हिंदी का विरोध है कई राज्यों में हिंदी का विरोध होता है, लेकिन वहाँ संस्कृत का विरोध नहीं होता है। अब देखिएगा प्रश्न ये आपका पैराग्राफ हो गया, आपने रीडिंग कर लिया। भाई 15 मिनट आपको मिलेंगे ना पेपर को पढ़ने के लिए। देखिए 2 बजे आपको कॉपी मिल जाती है, आंसर शीट मिल जाती है, सवा 2 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो 15 मिनट आपके लिए 15 मिनट आप आराम से कॉपी को भरिएगा, जो-जो डिटेल्स वहाँ पे माँगी गई है। 15 मिनट में आप क्या करें प्रश्न पत्र को पढ़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ढाई घंटे में से इनको पढ़ो। आपको 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो देखिए एकपदेन उत्तरतः का मतलब होता है एक ही पद में आपको उत्तर देना है। कितने पद में देना है? एक ही पद में आपको उत्तर देना है। यानी हम ये कहें यहाँ पर एक पद से उत्तर का तात्पर्य क्या है
कि पूरा वाक्य नहीं लिखना है। क्या नहीं करना है भई? पूरा वाक्य आपको नहीं लिखना है। चलिए देखते हैं, प्राचीना भाषा का अस्ति, प्राचीना भाषा का अस्ति। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है, एक बार समझ लीजिएगा, ये जो प्रश्न है, ये वाली लाइन आपको कहीं न कहीं दिखाई दे रही है ना? तो यानी देखिएगा प्राचीना भाषा कहीं लिखा हुआ है क्या? देखेंगे आप पहले ही लाइन में प्राचीना भाषा दिखाई दे रहा है, अस्ति भी दिखाई दे रहा है। तो आप प्राचीना भाषा से प्राचीना भाषा कट गया, अस्ति से अस्ति कट गया, बच गया क्या? कौन-सी भाषा? आप कहेंगे संस्कृत भाषा। कौन-सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। बात समझ में आ गई? ठीक है। आपको यही देखना है कि जो प्रश्न में है वो शब्द छोड़ देने हैं, बचा हुआ शब्द आपको क्या करना है? उत्तर में लिख देना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, संस्कृत भाषा केषां भाषा आसीत्? संस्कृत भाषा केषां भाषा आसीत्? तो आप देखेंगे यहाँ पे एषा यानी संस्कृत भाषा, भाषा आसीत्, भाषा आसीत् तो भाषा आसीत् यहाँ पे एक बीच में रह गया केषां, तो यहाँ पे क्या हो गया? भारतीयानाम, केषां भारतीयानाम। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे विकल्प के रूप में क्या हो जाएगा? भारतीयानाम, भारतीयानाम, ठीक है? अस्माकं संस्कृतेः भाषा का अस्ति, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो अस्माकं संस्कृतेः भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषाः अस्माकं संस्कृतेः भाषा अस्ति, अस्माकं संस्कृतेः अस्ति, ठीक है? अस्माकं संस्कृतेः भाषा अस्ति, तो का भाषा? तो यहाँ पे आ गया आपका संस्कृत भाषा, का भाषा? संस्कृत भाषा, बात समझ में आ गई होगी। संस्कृत भाषा कस्य एकतायाः आधारः अस्ति? संस्कृत भाषा कस्य एकतायाः आधारः? एकतायाः आधारः अस्ति, यानी कस्य? भारत राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्रस्य। देखो संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा शब्द हट गया है। एकतायाः, एकता या मतलब जो-जो वाक्य हैं आपके प्रश्न में, जो-जो शब्द हैं आपके प्रश्न में, उन-उन शब्दों को छोड़ देना है और जो बच गया वो आपका एक पदेन उत्तरतः हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका? भारत राष्ट्रस्य, कस्य? भारत राष्ट्रस्य। तो बात समझ में आ गई है? पूर्ण वाक्य में क्या करना है? पूर्ण वाक्य में आपको पूरी लाइन लिखनी है। एक पदेन में आपको एक उत्तर लिखना है, एक शब्द में देना है और पूर्ण वाक्य में पूरा वाक्य लिखना है। बस इतना सा ही करना है। ज़्यादा कुछ अधिक यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको, पूर्णवाक्येन उत्तरत् संस्कृतस्य उपयोगः कुत्र भवति? संस्कृत का उपयोग कहाँ होता है? संस्कृत का उपयोग कहाँ होता है? तो ये आपको बताना है। अस्माकं संस्कारेषु संस्कृतस्य उपयोगः भवति। अस्माकं संस्कारेषु कुत्र भवति? अस्माकं संस्कारेषु। उत्तर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? आप लिखेंगे यहाँ पे अस्माकं संस्कारेषु। अस्माकं संस्कारेषु, ठीक है? संस्कृतस्य उपयोगः भवति। तस्य उन्नत्याः भारतराष्ट्रस्य उन्नतिः स्वयमेव भविष्यति। कस्याः उन्नत्याः की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संस्कृतस्य उन्नत्याः भारतराष्ट्रस्य उन्नतिः स्वयमेव भविष्यति। इस पंक्ति को ऐसे कैसे लिख देंगे? तो कस्य की जगह क्या लिख देंगे? संस्कृतस्य। तस्य की जगह क्या लिख देंगे? संस्कृतस्य और प्रश्न क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य उन्नत्याः भारत राष्ट्रस्य उन्नतिः स्वयमेव भविष्यति, स्वयमेव भविष्यति। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। ये वाक्य ऐसे के ऐसे लिख देना है, कस्य की जगह संस्कृतस्य लिखना है और कुत्र की जगह अस्माकं संस्कारेषु लिखना है। कुत्र की जगह क्या लिखना है? अस्माकं संस्कारेषु लिखना है। अब देखिएगा तीसरा जो प्रश्न होता है वो प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम् उत्तरं चित्वा लिखतः। यानी एषा आर्याणां भाषा आसीत् इति वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? देखो क्रियापद का मतलब होता है क्रिया। क्रियापदम का मतलब क्या होता है? मैं अक्सर क्लास में बताता भी हूँ, क्रियापदम का मतलब होता है क्रिया, ठीक है? क्रिया।
ऐसे ही कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता, ठीक है। विशेषण पदम का मतलब विशेषण, विशेष्य पद का मतलब होता है विशेष्य, विलोम पद का मतलब विलोम शब्द, या विपरीतार्थक शब्द का मतलब भी विलोम शब्द होता है। समानार्थक शब्द का मतलब होता है समान। कर्म पद समानार्थक शब्द का मतलब हो गया पर्यायवाची, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कर्म पद की, तो आपका ऑब्जेक्ट तो पूछ रहा है। क्रियापदम, क्रियापदम क्या क्या है आपका यहाँ पे? तो अब क्रियापद, क्रिया प्राय लास्ट में होती है। क्रिया कहाँ होती है भाई? प्राय क्या होती है? लास्ट में होती है, ये ध्यान रखना, है ना। अभी सिर्फ ट्रिक्स आपको ध्यान रखना है, क्या क्या जो छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को ऐसे हल करना, इसको ऐसे हल करना, बस उन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। बहुत आराम से कर लेंगे आप, है ना। हाँ, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, है ना। बहुत आप नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, वो इसको बहुत आराम से कर लेंगे। यानी क्रिया जो है आपकी, वर्ब जो है वो प्राय वाक्य के अंत में मिलती है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है क्रियापद से संबंधित, तो आपको लिखना है लास्ट में कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? आसित। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा आसीत, ठीक है। आसीत। अगला प्रश्न क्या है? वेदाः रामायण महाभारतम च संस्कृते एव निबद्धानि सन्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किमस्ति? अव्यय का मतलब होता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम। यानी जो सभी विभक्तियों, सभी वचनों, सभी लिंगों में क्या होता है, एक जैसा रहता है, यानी जिसके रूप नहीं बदलते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। बात समझ में आई क्या? अव्यय कहते हैं, है ना। अव्यय देखो, वेद के रूप चलता है, वेदः वेदौ वेदाः, रामायणः रामायणम रामायण, है ना, रामायणः रामायणम रामायणी रामायणानि, है ना। इस तरह से नपुंसकलिंग में होगा। महाभारतम ऐसे ही रूप होगा। लेकिन एव जो है वो क्या है, यहाँ पे अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता है। यानी ये सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में एव ही प्रयुक्त होता है। एव का मतलब हो गया ही। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा अस्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? यानी इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो यहाँ पे संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा अस्ति। यानी का प्राचीन भाषा अस्ति, यानी कौन का जब आप प्रश्न करेंगे, है ना, आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कौन, या, है ना, कौन का प्रश्न जब आप पूछेंगे, तो उसका उत्तर मिलता है आपको। और जो उत्तर मिलता है वो ही आपका कर्ता होता है, यानी कर्तृपद होता है, ठीक है। कर्तृपद का मतलब अभी मैं बताया था आपको। कर्तृपद, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता पूछ रहा है आपसे, सब्जेक्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे? सब्जेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। क्या हो जाएगा इसका? संस्कृत भाषा। बात समझ में आ गई क्या? संस्कृत भाषा। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब देखो, इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो संस्कृत भाषा भी लिख सकते हैं आप, संस्कृत भाषा भी लिख सकते हैं, संस्कृत भाषाया महत्वम भी लिख सकते हैं, है ना। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम। इस तरह से आप जो भी आपको उचित लगे, या उस पैराग्राफ से संबंधित जो टाइटल है वो आपको क्या करना है, परीक्षा में लिखना है। क्या करना है भाई? परीक्षा में उसको आपको लिखना है। बात क्लियर हुई क्या? तो 8 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। परीक्षा में कैसे भी प्रश्न पूछे, देखो ये भाषिक जो कार्य है, इसको हमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गद्यांश देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये व्याकरण से संबंधित क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो आपका, एक आपको चित्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई? चित्र दिया जाएगा। और इस चित्र को देख करके एक मंजूषा दी जाएगी। मंजूषा का मतलब होता है पेटी। मंजूषा का मतलब होता है पेटी, ठीक है। तो मंजूषा का मतलब होता है पेटी। तो अब यहाँ पे इस पेटी में कुछ शब्द दिए गए हैं आपको हिंट देने के लिए, इसको आपको देखना है। और क्या करना है आपको? वाक्य लिखने हैं।
ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर हमने एक चित्र वर्णन का एक वीडियो बनाया है, बहुत सरल शब्दों की मैं बात करूँ, बहुत सरल शब्दों में हमने उसको समझाने का प्रयास किया है। 5 वाक्य आपको 4 ही वाक्य बनाने हैं, प्रत्येक वाक्य आपका 2 नंबर का है, 8 नंबर का प्रश्न है, कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। पहला लिखना है इदं चित्रम, 4 वाक्य आप देख लीजिएगा, इदं चित्रम अस्ति। ये चित्र कहाँ का है? आपको दिख रहा होगा ग्रामस्य, यानी गांव का दृश्य इसमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ग्रामस्य। ठीक है, ग्रामस्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इदम चित्रम ग्रामस्य अस्ति। किसका है? ग्रामस्य अस्ति। एक वाक्य बन गया आपका, बिल्कुल सही वाक्य है, कोई नहीं काट सकता इसमें, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, आपको तो बस ये फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, जहां जहां रिक्त स्थान में छोड़ रहा हूँ वहां वहां आपको बस शब्द भरने हैं। दूसरी लाइन है यहाँ पे, इदम चित्रम अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे। अगर समय मिले तो आपको एक बार इसका वीडियो भी देख लीजिएगा। अस्मिन् चित्रे, अब देखो अगर एक है तो अस्ति और एक से ज्यादा है तो संति। अब इसमें देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अब अगर आप ये मंजूषा देखेंगे, क्या देखेंगे? मंजूषा देखेंगे, इसमें जो भी आपको एक एक दिखाई दे रहा है वो लिख दो आप। यानी महिला, यानी अस्मिन् चित्रे महिला अस्ति, वाक्य आपका सही है। अस्मिन् चित्रे महिला अस्ति। ऐसे ही तीसरा वाक्य आप बनाएंगे, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, ठीक है, अस्ति। अब देखो अस्मिन् चित्रे किम अस्ति, अस्मिन् चित्रे किम अस्ति। अब यहाँ पर देखो, चित्र हो गया पूरितुम जलम मार्गे घटः कुक्कुरः कूपः विशाल भवनानि सन्ति कुक्कुटः, यानी कुक्कुरः, कुक्कुरः यानी कुत्ता, ये बैठा हुआ है यहाँ पे। महिला ये रही है आपके, है ना? तो कुक्कुरः यानी क्या है इस चित्र में? कुक्कुरः अस्ति, कुक्कुरः अस्ति। ठीक है, और चौथा वाक्य अगर आप बनाना चाहो तो ये हो जाएगा, अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति। ठीक है, तो क्या है? देखो कुक्कुटः, कुक्कुट यानी मुर्गा, ये देखो आपका मुर्गा यहाँ पर रहा, तो क्या हो जाएगा? कुक्कुटः अस्ति। अभी आपको सिर्फ विद्वान नहीं बनना है, अभी आपको केवल 8 नंबर का काम करना है ना। 8 नंबर आपको लेने हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरह से अस्मिन् चित्रे अस्ति, और बीच में ये जो मंजूषा में आपको कुछ नहीं, चित्र के बारे में भी नहीं पता है तो कुछ नहीं करना आपको। बात समझ में आ गई क्या? आपको तो क्या लिखना है, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, और जो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं उनको लिख देना, आपके काम हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उलझने की इसमें जरूरत नहीं है। चलिए, अगला आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, है ना? डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा चित्र वर्णन का। एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, उससे आपका पूरा कंसेप्ट है। वहां पे 4-5 एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं अलग अलग चित्रों का। ठीक है, अस्माकं विद्यालय इति विषयम आधारीकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखत। बिल्कुल सीधा सा अस्माकं विद्यालय, है ना? आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? अपना नाम लिख सकते हैं, मम नाम, यथा मम नाम मनीषः। ठीक है, मम विद्यालयस्य नाम। ठीक है, एक लाइन में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना परिचय लिख सकते हैं। उसके बाद में मम विद्यालयस्य नाम, अपने अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। अस्ति, एक वाक्य बन गया। मम विद्यालये, मम विद्यालये क्या क्या है भाई, बताओ जल्दी से। आप अनुमान से भी लिखेंगे तो भी होगा कि यहाँ पे बहुत सारे बहवः छात्राः सन्ति, है ना? या कितने, एकः पुस्तकालय अस्ति, मंदिरम अस्ति, मम विद्यालये मंदिरम अस्ति। मम विद्यालये मंदिरम अस्ति।
आप अब बनाते रहो ना मम विद्यालय, बस फॉर्मेट तैयार हो गया आपका। मम विद्यालय। और क्या क्या है आपके विद्यालय में? तो आप कहेंगे सर उद्यानम अस्ति, पुस्तकालय अस्ति, ठीक है, शिक्षकाः सन्ति। अब जब बहुवचन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? संति होगा। शिक्षकाः सन्ति, छात्राः सन्ति, प्रकोष्ठाः सन्ति, आ, एक सहस्र छात्राः सन्ति। इस तरह से क्या कर सकते हो? 50 शिक्षकाः सन्ति। इस तरह से क्या कर सकते हो? आप वाक्य बना सकते हो। तो मम विद्यालय इस तरह से करके आपका, अब आपको या तो क्या नाम है, चित्र वर्णन करना है, या फिर आपको आ, अस्माकम विद्यालय इसके ऊपर क्या लिखने हैं? 4 वाक्य लिखने हैं। तो ये आपको ऑप्शन में है, दोनों एक साथ नहीं करने। या तो आप विद्यालय के बारे में लिखो या चित्र वर्णन, यानी या तो आपके अनुच्छेद के बारे में लिखो, या फिर आप बिल्कुल चित्र वर्णन के बारे में लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका तीसरा प्रश्न क्या है? और उसमें है वाक्य आपको सुमेलित करके लिखना है ना, उचित रूप से आपको लिखना है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर एक आपको मंजूषा दी जाएगी, एक पेटी दी जाएगी इस तरह से, ऐसे है ना, पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुतः। अब इसमें करना क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित होते हैं, भ्रमित नहीं होना है आपको, है ना। या ये देखिएगा, यहाँ पे आपके ये सारणी जो है ये आपके कर्ता हैं सारे, ये आपकी क्रिया है, और ये आपका कर्म है। ये क्या है? कर्म है। क्या है ये? कर्म है। ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या करना है? रमेश है ना, कर्ता और क्रिया का आपको तालमेल बैठाना है। इस वाक्य में कैसे ढूंढेंगे आप, है ना। एक आपको अनुवाद का हमने वीडियो बना रखा है, उसमें अनुवाद कैसे करें, है ना, और शब्दों को व्यवस्थित क्रम में कैसे लिखें, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा रमेश, रमेश आपका एक वचन का है। रमेश कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी आपकी एक वचन की ही होगी। क्रिया भी आपकी एक वचन की ही होगी। जैसे यहाँ पे क्रीडतः, क्रीडतः द्विवचन की क्रिया, गच्छन्ति बहुवचन की है, नृत्यन्ति बहुवचन की है, खादन्ति खादति खादति एक वचन की है। तो रमेश, ये आपका, जैसे पहला वाक्य की हम बात करें, रमेश लिखा हमने, रमेश, और रमेश एक वचन का है। क्रिया यहाँ पे देखिएगा खादति, है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया खादति। अब रमेश खादति, क्या खा रहा है? आपणम, बाजार खा रहा है, पादकंदुक खा रहा है, वन खा रहा है, या फल खा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलम। तो रमेश किम खादति? फलम खादति। ये वाक्य बन गया आपका एक। ऐसे ही आपको दूसरा वाक्य बनाना है, दूसरा वाक्य बनाना है। चलिए, दूसरा वाक्य क्या है? मयूराहा, मयूराहा। अब मयूराहा एक वचन का है या बहुवचन का है? मयूर एक वचन का है या बहुवचन का है? तो आप कहेंगे कि सर मयूर एक वचन का नहीं है, बहुवचन का है, मयूराहा, है ना। मयूरा एक वचन में होता है, मयूराहा बहुवचन में होता है। बहुवचन की हमारे पास दो क्रियाएं हैं। देखो, एक है गच्छन्ति, एक है नृत्यन्ति। अब मोर जा रहे हैं, ये भी वाक्य सही हो सकता है। मोर नाच रहे हैं, ये भी ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, कौन सा सटीक बैठ रहा है? तो मोर, ज्यादातर मोर नाचते हुए की ही आपने फोटो देखी है ना। तो मयूराहा नृत्यन्ति, मयूराहा नृत्यन्ति। मयूराहा नृत्यन्ति कुत्र? वने, वन में, यानी वन में मोर नाच रहे हैं, वन में मोर नाच रहे हैं। तो आपने पहला बना दिया, दूसरा वाक्य भी बना लिया। तऊ, तऊ द्विवचन का रूप है। तऊ कहाँ का रूप है? द्विवचन का रूप है। और द्विवचन की क्रिया क्या है? क्रीडतः, क्रीडतः। द्विवचन की क्रिया क्या है? क्रीडतः। तो तऊ क्रीडतः, दोनों खेल रहे हैं, वे दोनों खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिएगा, फलम आ चुका है आपका, वन आ चुका है, आपणम बचा, और पादकंदुकम। तो आपणम खेल रहा है या पादकंदुकेन फुटबॉल से खेल रहा है? वे दोनों फुटबॉल से खेल रहे हैं, पादकंदुकेन।
ठीक है, पादकंदुकेन। बात समझ, और एक बच गया आपका चौथा, तो चौथा आपका इजी में लिख देंगे, ते आपणम गच्छन्ति। और आपने ये जैसे ही 4 वाक्य बना दिए, वैसे ही आपको कितने नंबर मिल गए इसमें? 4 नंबर मिल जाएँगे। कितने नंबर मिल जाएँगे? 4 नंबर मिल जाएँगे। तो ये आपका प्रश्न हो गया। इस तरह से आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है भई? है ना? कर्ता और क्रिया का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कर्ता और क्रिया आपको क्या रखना है? कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है? इनको क्या करना है? व्यवस्थित क्रम में क्या लिखना है? व्यवस्थित क्रम में लिखना है, ठीक है ना? व्यवस्थित क्रम में लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे शब्द रूपों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है? इदम महेशस्य रिक्त स्थान अस्ति। इदम महेशस्य रिक्त स्थान अस्ति, यानी गृहात गृहम। गृहात यानी अलग होने के अर्थ में होती है। शब्द रूपों के हमने बहुत अच्छे से अर्थ सहित पढ़ा रखा है, अर्थ सहित समझा रखा है। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो शब्द रूप वाली प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आई बटन पर भी शो कर रहा होगा, तो आप जरूर वहां से क्या करें, शब्द रूप आप देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया, है ना? आप अच्छे से कर ही लेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और निश्चित रूप से आप मानिएगा कि आप निश्चित रूप से पूरा पेपर खेल-खेल में, मज़े-मज़े में क्या करके आएँगे, हल करके आएँगे। ठीक है? तो गृहात अलग नहीं हो रहा है ना? इदम गृहम् महेशस्य अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गृहम्, गृहम्। ठीक है? एषा अस्ति, बालिकया बालिका, एषा बालिका अस्ति। विशेषण विशेष्य, एषा बालिका अस्ति। दिनेशः खादति। फलेषु, फलों में, फलम यानी खाने के अर्थ में द्वितीया हो गई। रमेश क्या करता है? फलम खादति, फलम खादति। फलों में नहीं खाता है, फलम खादति। ईश्वरः संसारेण, संसारस्य यानी संबंध की बात कर रहे हैं, स्वामी, स्वामी की बात कर रहे हैं, संसारेण स्वामी नहीं, संसारस्य स्वामी। संसारस्य स्वामी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संसारस्य। मह्यम रिक्त स्थान रोचते। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना? रुच धातु के उसमें चतुर्थी होती है, तो इसीलिए क्या रूप आ गया यहाँ पे? मह्यम रोचते, किम रोचते? मोदकम, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते। तो यहाँ पर आपको जैसे रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति है, ऐसे ही कुछ धातुएं हैं जिनके कुछ पद हैं, है ना, जिनके योग में आपको क्या करना है? बिल्कुल, विभक्तियों का ध्यान रखना है। जैसे नमः के योग में भी चतुर्थी होती है, अभित के योग में द्वितीया होती है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखने हैं? शब्द रूप याद रखने हैं। क्या रखने हैं याद? शब्द रूप। शब्द रूपों को एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से आप कर पाएँगे, क्योंकि हम हिंदी अर्थ के साथ में ही हम क्या कर रखा है, हमने वहाँ पर बता रखा है, वहाँ पे समझा रखा है। जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अभिता के योग में द्वितीया होती है, परिता के योग में द्वितीया होती है। यानी कुछ शब्द हैं जिनको क्या करना है, आपको याद रखना है। और शब्द रूपों वाली आप क्लास एक बार क्या करें, जरूर देखें, जिससे आपका अभ्यास ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछे जाने वाला है? देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका, वो आता है आपके उपसर्ग से संबंधित। किससे संबंधित? उपसर्ग से संबंधित। ठीक है ना? उपसर्ग से संबंधित। इसमें क्या करना है? उपसर्ग को जोड़ना है और हटाना है, कुछ नहीं करना। देखिएगा, आपको यहाँ पर उपसर्ग वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ऐसे आराम से नंबर मिलेंगे। कैसे? ये जो प्लस है ना, प्लस हटाना है, बस सिर्फ इसमें से क्या करना है? प्लस हटाना है। जैसे प्रहरति, प्र प्लस हरति, क्या करना है? प्लस हटा दो।
और ये आपका वाक्य रूप बन गया, सही है। ठीक है, अब इसको आप देखो, दूसरा जैसे है अपयश, अपयश, ठीक है ना, अपयश, है ना। अब इसमें देखेंगे आप 2-3 बार बोलेंगे, आपको पता चलेगा कि यश अलग शब्द है, अलग है। प्र परा अप अनु अव निस निर दूर दुस वी आंग नी आदि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप, ये आपके 22 क्या है, उपसर्ग है। अब इसमें करना क्या है, दूसरे वाले में आप अलग करना है और यश लिखना है, बस कुछ नहीं करना। अनुचरः, अनुचरः, है ना। अगर आप इसको बार बार बोलकर देखेंगे तो भी आपको ये बता देगा, अनु अलग है, चर अलग है। और आगम, आगम, इसमें क्या करना है, प्लस हटाना है, प्लस हटाना है और रूप लिख देना है आगम। ये हो गया आपका, है ना। और चार में से कोई क्या करना है, 3 करना है, जिसमें 2 में तो प्लस ही हटाने हैं, 2 में क्या करना है, आपको सिर्फ प्लस हटाना है और कुछ नहीं करना है ना, और कुछ नहीं करना है। अभी उपसर्गों की हम परिभाषा वगैरह की बात नहीं करेंगे। जैसे चलो बताओ, प्र प्लस हार, क्या करना है, प्लस हटाना है बीच में से और रूप क्या हो जाएगा आपका, प्रहार। और मैंने कहा विहार, विहार, तो आप क्या कहेंगे, वी प्लस हार। ठीक है, ऐसे ही अनु, अनुगमन, ठीक है, अनुगमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनु प्लस गमन। ठीक है, अगर मैं कहूं उपसर्ग, उपसर्ग में भी है, उपसर्ग में भी उपसर्ग लगा हुआ है ना, उप प्लस सर्गः, ठीक है, उप प्लस सर्गः। तो ये आपको केवल प्लस हटाना है और प्लस लगाना है, इतना सा क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे इतना सा, बिल्कुल कर लेना ही है, करना ही है ना, करना ही है। परीक्षा में बिल्कुल सीधे नंबर मिलेंगे, लड्डू प्रश्न है ये, और निश्चित रूप से आप कर ही लेंगे, है ना। बोलो यस एक बार। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और अपने दोस्तों के साथ जरूर कक्षा को क्या करें, शेयर करें। उसके अगला प्रश्न आता है आपके संख्या का, किसका आता है, संख्या का आता है ना। अंकानांक करते पदानि चिनुतः, और इसमें मजेदार बात ये है, मजेदार बात ये है कि आपको एक मंजूषा दी गई है, उसमें इसके लिखे हुए हैं अर्थ, है ना। अभी देखो आपको करना क्या है, इसमें करना क्या है, आप एक बार समझिएगा। आपको 10 तक गिनती याद रखनी है, एकम, द्वे, त्रीणि, 4 को क्या कहेंगे, चत्वारि, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, दोबारा देख लो इसको, ठीक है। 8 को क्या कहेंगे, अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, ठीक है। अब आपको 10 के बाद में याद रखना है 20, 20 को कहेंगे विंशति ही, 30, 30 को कहेंगे त्रिंशत, 40, 40 को कहेंगे चत्वारिंशत। आपके तो 50 तक की तो गिनती है, चत्वारिंशत, और 50 को कहेंगे पंचाशत, ठीक है, क्या कहेंगे, पंचाशत। बात समझ में आ गई। अब आपको जैसे पूछ लिया, आप आपसे पूछ लिया 25, क्या पूछा आपसे, 25, 25 होता कितना है, 5 और 20, 5 और 20, 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंच, और 20 को क्या कहते हैं, विंशति। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंचविंशति, ये आपका उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये केवल और केवल कितने, 15 शब्द याद कर लेने हैं, कितने शब्द याद कर लेने हैं, 15 शब्द याद कर लेने हैं। परीक्षा में आपका प्रश्न क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे समझते हैं इसको एक बार, देखिएगा, 23, 23 होता कितना है बताइए, 23 कितना होता है, 3 और 20। देखो 3 को कहते हैं त्रे, ठीक है, और 20 को कहते हैं विंशति।
त्रयोविंशति। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है ना? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है, पहले देखिएगा इसमें 20 वाली संख्या कितनी है ना? एक 23 है और एक 26 है, और आपको ये पता है 20 को कहते हैं विंशति। अरे ये टुकड़ा करके तो देख ही लेंगे ना आप। याद नहीं है संख्या, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर ये संख्या देखनी है, इसको टुकड़ा करना है। 3 + 20, है ना? एक बार ऐसे कर लो आप, है ना? इसका क्या हो गया, 6 + 20। ये क्या हो गया, 3 + 30। ये क्या हो गया, 6 + 30। ये क्या हो गया, 9 + 10। अब देखो जिसके अंत में 10 लिखा हुआ है, जिसके अंत में 10 लिखा हुआ है वो 19 का हो जाएगा, क्योंकि 10 तो एक के ही अंत में है। यहाँ देखिएगा नवदश, नवदश, यानी 19 के लिए क्या है, नवदश। अब देखो 20, 20 कितने के पीछे है, 2 के बीच में, विंशति और विंशति। 6 को कहते हैं षट, 6 को क्या कहते हैं, षट। और 3 को कहते हैं त्रेय। तो ये त्रयोविंशति किसका हो जाएगा, आपका 23 का हो जाएगा। और षड्विंशति किसका हो जाएगा, बिल्कुल आपका 26 का हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या 33 और 36 देख लेना है। अब 6 के लिए तो षट है ना, यहाँ देखिएगा षट ये लिख रहा हुआ, 30 को त्रिंशत कहते हैं, तो रूप क्या बन जाएगा, षट त्रिंशत। और यहाँ पे त्रयस्त्रिंशत, एक ही तो बच गया। मंजूषा दी गई है तो लिखने में आप क्या ना करें, गलती ना करें, तो इसीलिए आप संख्या क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएंगी क्या, अरे बोलो हाँ, यस। अगला प्रश्न देखिएगा, ये अधोलिखितानां शुद्ध मंजूषा तः चित्वा संस्कृत पदम लिखतः केवल चतुष्टयम। 4 करने हैं आपको, कोई भी 5 में से कोई 4 करने हैं। अब देखो नंगाड़ा, ये आपके जो पाठ के पीछे जो शब्द होते हैं ना, शब्दार्थ बार बार आपको कहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न पूछ लिया गया है ना? तो यहाँ पे देखिएगा, नगाड़ा ननाद ढक्काम नवपंचवारम, तो नगाड़ा के लिए क्या कहा गया है, धक्का, ढोल, धक्का, ठीक है। ऐसे ही घने, घने के लिए क्या कहेंगे, गहने, खजाना, निधि, धैर्य, धृति, और जूता, पादत्राणम। जूते को क्या कहेंगे संस्कृत में, पादत्राणम। क्या कहेंगे संस्कृत में जूते को, पादत्राणम। बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार से आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, है ना, यानी पाठ्य पुस्तक के जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो आपको क्या करने हैं, हल करने हैं, वो आपको लिखने हैं। यानी आपके पाठ्य पुस्तक के शब्दार्थों में से ये प्रश्न आपके पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, उचित धातु रूप ही रिक्त स्थानानि पूरयत, केवल प्रश्न त्रयम। यानी आपको आपको धातु रूप लगानी है, क्या लगानी है भाई, धातु रूप का प्रयोग करना है। और धातु रूप भी कर्ता और क्रिया, यानी अभी हम जो बात करके आए थे वैसे ही ये प्रश्न भी आपके पूछे जाने वाला है, कर्ता और क्रिया से संबंधित है। अंबा आपणम, अंबा एक वचन है, अंबा कहाँ की है भाई, एक वचन की है। क्रिया भी क्या होगी, एक वचन की होगी, बिल्कुल, गच्छति, अंबा आपणम गच्छति। रमेश पादकंदुकेन, रमेश एक है या अनेक है, तो आप कहेंगे एक ही है, एक वचन का है, तो क्रीडति। ऐसे ही महेश कार्यम करोति, महेश एक वचन का है, मानता हूं क्रिया भी एक वचन की है, लेकिन ये मध्यम पुरुष की है, और मध्यम पुरुष में करोषी के साथ में हमेशा त्वम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, त्वम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो महेशः कार्यम करोति। गीता फलम, गीता फलम, गीता एक वचन की है तो यहाँ पे खादती। तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्के नहीं मारने, एक वचन बहुवचन का थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके लिए धातु रूप की एक कक्षा हमने क्या की है,
लिखिए। और वैसे इसमें तो धातु रूप के याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको कर्ता और क्रिया देखनी है। क्या देखनी है? कर्ता और क्रिया का रूप यहाँ पर देखना है। कर्ता और क्रिया, अगर आपका कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है इसमें, चलो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखो, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष की बात करें तो यहाँ होता है त्वम, यानी तुम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। इन छह शब्दों को छोड़कर के इस संसार में जितने भी बच गए वो सब किस में आते हैं? आपके प्रथम पुरुष में। तो मैं प्रतिनिधि के रूप में ले लेता हूं आपको, सहा, तौ, ते। यानी इस दुनिया में जितने भी बच गए वो सारे के सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। यानी हम कहें मध्यम पुरुष में केवल तीन ही होते हैं शब्द, और उत्तम पुरुष में भी तीन ही शब्द होते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी शब्द आता है तो वो सारे के सारे किस में आते हैं? बिल्कुल प्रथम पुरुष में वो शब्द आते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही आपके क्रिया की बात कर रहा हूं, जैसे हम पठ धातु की लें, रूप पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामहम। ठीक है, तो जो जिस जगह पे है वो उसी जगह पे आएगी, है ना। यानी सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। यानी त्वम के साथ हमेशा पठशी ही आएगा, युवाम के साथ पठत आएगा, यानी जो जिस क्रम पे बैठा हुआ है उसके साथ में वो ही शब्द आने वाला है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा क्या करें, ध्यान आपको देना है। क्या करना है भाई? थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। अब आगे बात करता हूँ पठित अवबोधन। ये तो आपने चैप्टर पढ़ ही रखा है ना। संस्कृते विद्यमानाः सुक्तया अभ्युत्थाय प्रेरयन्ति, अमृतम संस्कृतम वाला चैप्टर है ये। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ ही रखा है ये। इसके कुछ प्रश्नों के बारे में समझते हैं। देखिए, एक पदेन उत्तरतः सेम वैसे ही करना जैसे कि हमने अपठित गद्यांश में किया था। केषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। केषु आत्मवत व्यवहारम, है ना, आत्मवत व्यवहारम कर्तुम सम्यक शिक्षयति। ठीक है, तो देखिएगा कहाँ पर है ये पंक्ति, आत्मवत व्यवहारम कर्तुम। तो यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में देखेंगे, सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। यानी बाकी सारे शब्द हैं, एक शब्द वहां पर नहीं दिया हुआ है, और वो है सर्वभूतेषु। क्या है? सर्वभूतेषु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वभूतेषु। कहा समीचीना नास्ति? कहा समीचीना नास्ति, बताइए जल्दी से। देखिएगा, का समीचीना नास्ति ये पंक्ति कहाँ पर है? एषा धारणा समीचीना नास्ति। एषा धारणा समीचीना नास्ति। केषा धारणा? तो केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केवल धार्मिक साहित्य है। तो सर इससे पहले वाला भी तो लाइन में नहीं था, वर्तते क्रिया आ गई है भाई, है ना। तो यानी पहले वाला सेंटेंस पूरा हो गया। ऐसा धारणा अब धारणा के अनुसार नास्ति आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा धारणा। अगर मैं बात करूं दूसरे उसमें, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा धारणा। क्लियर है। ऐसे इस पूर्ण वाक्य ने उत्तर आता है, संस्कृत ग्रंथेषु के समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु
के समाविष्टाः सन्ति। यहाँ पर देखिएगा संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। यानी संस्कृत, ये पूरी पंक्ति यहाँ पर आ जाएगी, लाइन से लाइन मिलानी है। एक पहले का उत्तर हो जाएगा ये, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृतम पठनेन किम भवेत्। संस्कृत पढ़ने से क्या होगा। संस्कृत पठनेन किम भवेत्, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो इसको देखिएगा, ये पंक्ति कहाँ पर है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीय, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। यानी किं भविष्यति, संस्कृत पठनेन मनुष्यस्य समाजस्य, मनुष्यस्य समाजस्य किं भविष्यति, परिष्कारः भविष्यति, है ना। इसीलिए हमको मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा, इसीलिए हमको क्या करना है, संस्कृत भाषा पढ़नी है। अगला प्रश्न देखिएगा, एषा धारणा समीचीना न अस्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति। क्रियापदम, अभी हमने बात की थी वहां पे कि क्रियापद प्राय अंत में होता है और विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ग सही हो जाएगा। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति, अव्यय पद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे च अव्यय पद है। क्या है, च अव्यय पद है। ठीक है। समाजस्य अत्र का विभक्ति अस्ति, समाजस्य से जुड़ा हुआ है और आपने बालक के रूप निश्चित रूप से याद किए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा बालक, आपने बालक के किए हो या फल के किए हो, तो वहां पे षष्ठी में जब समान ही रूप बनता है, बालकस्य फलस्य, ऐसे ही रूप बनता है समाजस्य। तो यहाँ पे विभक्ति की अगर हम बात करें तो कौन सी विभक्ति हो गई है आपकी, षष्ठी विभक्ति हो गई है। कौन सी विभक्ति हो गई है भाई, षष्ठी विभक्ति हो गई है। ऐसे ही आपसे श्लोक का एक प्रश्न पूछा गया है, नदति मंदिरे उच्चैढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषुडयन्ते चित्रपतंगा, तेषुडयन्ते चित्रपतंगा, है ना। नदति नदति, नदति मंदिरे उच्चैडंका, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषुडयन्ते चित्रपतंगा, तेषुडयन्ते चित्रपतंगा। तो लालन गीतम वाला जो पाठ है आपका, वहां से क्या लिया गया है, ये पंक्ति आपके ली गई है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कैसे पूछा जा रहा है, आपको अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात है। ठीक है। आप सीधे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके उत्तर जान सकते हैं। एक पदेन उत्तर था, यहाँ पर भी वही करने, मंदिरे का नदती, मंदिरे का नदती। तो मंदिरे नदती, मंदिरे उच्चई ढक्का, है ना, का नदती, तो ढक्का नदती, डमरू बजता है। और यही आपके अभी अर्थ में भी पूछा था, हिंदी से संस्कृत अर्थ में, तो ढक्का नदती, का नदती, ढक्का नदती। ठीक है। नौका कुत्र सेलती, तो यहाँ पे सरितः सरितः सलिले सेलति नौका, तो नौका कहाँ, सरितः सलिले, यानी जो सरिता है नदी है उसके सलिल यानी पानी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र सलिले। दोबारा देखो, दोबारा लिखते हैं इसको, सलिले। ठीक है। आगे देखिएगा, कस्याः सलिले नौका सैलति, तो यहाँ पर सरितः सलिले सेलति नौका, तो कस्याः सरिते, है ना, तो कस्याः की जगह क्या हो जाएगा, सरितः। सरिता है ऐसे कैसे, कस्या की जगह लिख देंगे और पूरा वाक्य हो जाएगा, सरिता सलिले नौका शैलति, सरिता सलिले नौका शैलति, पुष्पे पुष्पे के संति, पुष्पे पुष्पे यानी प्रत्येक पुष्प पे कौन है, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, यानी नाना कलर के क्या है, नाना अनेक प्रकार के अनेक रंग के आपके पुष्प हैं और उस पे कौन घूम रहा है, चित्र पतंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका,
के स्थान पर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे चित्र पतंगा। ठीक है, चित्र पतंगा। मंदिरे ढक्का नदति, अस्मिन वाक्य क्रियापद, देखो एक क्रियापद का प्रश्न आ रहा है। और क्रियापद कहाँ होता है भाई? लास्ट में होता है, आपको अभी मैंने बताया था। आप तो लास्ट वाला लिख देना, है ना, नदति। आपके लेवल पे ठीक हो जाएगा ये, है ना। नदति। देवालय अस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, पर्यायवाची देवालय, देवालय का क्या होता है? मंदिर। ये रहा देवालय, है ना, देवालय या मंदिर। सरितः सलिले नौका, अस्मिन अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? तो सरितः सलिले नौका, तो नौका क्या है इस वाक्य में? नौका क्या है इस वाक्य में? बिल्कुल करता है, यानी कौन कौन घूम रही है पानी में? तो आप कहेंगे पानी में आपके नौका चल रही है। किसके पानी में? सरितः सलिले, यानी नदी के पानी में कौन? नौका। तो यहाँ पे कर्ता कौन का जवाब किससे आ रहा है? जिसका कौन से जवाब आ रहा है वही इसका उत्तर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये आपका एक तो गद्यांश हो गया, एक हो गया पद्यांश। एक आपका नाट्यांश भी प्रश्न आता है ना, किससे संबंधित आता है? नाट्यांश से संबंधित भी एक प्रश्न आपका आता है, उसके भी कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। जैसे नाट्यांश की बात करूं, अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि, ये आप त्रिवर्णा ध्वजा वाले पाठ से आया हुआ है। आपने पाठ पढ़ ही रखा है ना, तो हमको इसको हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ेंगे। फिर भी आप क्या कर लेना, एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। हिंदी अनुवाद नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है? जो तरीका बताया है वही तरीका अपनाना है। एक पदेन उत्तरतः ध्वजस्य मध्य स्थितम चक्रस्य किम वर्णम अस्ति। यहाँ पे देखिएगा, ध्वजस्य स्थित ऊपरी केसर वर्ण त्यागस्य सूचक मध्य श्वेत वर्ण सात्विकतायाः, है ना। ध्वजस्य एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते, कीदृशम चक्रम वर्तते? नीलवर्णम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीलवर्ण, नीलवर्णम। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, तो सारनाथ में है। तो यहाँ पे देखिएगा, अशोक चक्र कथ्यते न्याय द्योतक सारनाथे, सारनाथे, ठीक है, अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तो कहाँ है अशोक स्तंभ? सारनाथ है। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे ही ये पूरा जो है, पूर्ण वाक्य में आपको पूरी लाइन लिखनी है, एक पदेन में एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, एतत् प्रकृते न्यायस्य च द्योतकम अस्ति, यानी प्रकृते और न्याय का। न्यायस्य च, ठीक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। श्वेतवर्ण किसका सूचक है? श्वेतवर्ण किसका सूचक है? तो श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च, है ना, सात्विकतायाः, सात्विकतायाः, शुचितायाः। एक सेकेंड, अरे कहाँ गया? शुचितायाः, ठीक है। तो सात्विकता और शुचिता का क्या है? द्योतक है। अगला प्रश्न देखिएगा, या भाषिक कार्य वाले, ठीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति। क्रियापद कहाँ होता है? लास्ट में होता है। अस्ति, अस्ति क्या है? क्रियापद है आपका, तो यहाँ पे अस्ति क्या हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा। प्रकृते न्यायस्य च प्रवर्तकम, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति,
तो अभी हमने बात की थी च इसमें क्या है, अव्यय पद है। क्या है इसमें, च आपका अव्यय पद है। च आपका क्या है, अव्यय पद है। ध्वजस्य अत्र का विभक्ति अस्ति, वही अभी आया था, है ना। ऐसे ही ध्वजस्य, ध्वजस्य में कौन सी विभक्ति हो गई आपके, षष्ठी विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई है, षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो ये आपके पठित, जी, पठित गद्यांश है, पठित पद्यांश है और पठित ही नाट्यांश है। 5-5 नंबर के 3 है, 8 नंबर का आपका पठित गद्यांश है। ऐसे कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आपके 23 नंबर का ये मैटर है। और 23 मैटर में पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ जाते हैं, बाकी और तो आपके प्लस पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से पेपर हल करना है। अब बात करते हैं, 2 प्रश्न और आपके बचे हैं। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम करोता केवल चतुष्टयम, ये भी आपके 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। श्रीकंठ केन सह प्रातः है। देखिए प्रश्न निर्माण के विषय की अगर हम बात करें तो प्रश्न निर्माण के विषय में मैंने आपको पहले एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां उसको आप डिटेल में क्या करेंगे देख लेंगे। और आपको प्रश्न निर्माण में कुछ शब्दों को किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, ये आपको 7 शब्द याद रखने हैं। 7 इसमें अव्यय हैं। और आपका जो किम शब्द है इसके रूप तीनों लिंगों में क्या होते हैं, चलते हैं। तीनों लिंगों में इसके क्या होते हैं भाई, रूप चलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, नववादने यानी समय के लिए अगर हम बात करें तो कदा, यहाँ पे क्या होगा, कदा। और लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक। लास्ट में क्या लग जाएगा, श्रीकंठा तेन सह प्रातः, है ना, यानी प्रातः 9 वादने। यहाँ पे कदा तस्य तस्य गृहम अगच्छत, है ना। भृत्यः नास्ति, भृत्य न अस्ति, यानी कह भृत्य, यानी कह न अस्ति। और लास्ट में प्रश्नवाचक हो जाएगा। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का रमाबाई विभूषिता, मृत्यु न प्रतीक्षते, का न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते। मित्रेण सह, केन सह, केन सा, रेखांकित पद जो है ये हटा देंगे। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये प्रश्नवाचक जो मैंने लिखे हैं ये लिख देंगे। और लास्ट में वाक्य के क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और वाक्य आपका सही हो जाएगा। कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इनका आप अभ्यास करके जाइएगा। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आने की क्या है संभावना है। जैसे सत्येन, ठीक है, सत्येन, तो सत्येन के नीचे है तो केन, केन वाती वायु, सद्भि, कही, वसुंधरा, का, है ना, सद्भि एव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, कही एव सहासीत, बहुरत्ना वसुंधरा, है ना। का बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति विद्यायाः संग्रहेषु, यानी कस्याः, तस्याः संग्रहेषु सद्भि मैत्रीं कुर्वीतः, सद्भि किम कुर्वीतः, सज्जन व्यक्ति से क्या करें, तो बोले मित्रता, है ना। तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे। इनमें से प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इन प्रश्नों को थोड़ा हल कर जाइएगा। सलिले का सेलती, सलिले का सेलती नौका, है ना। यहाँ पे पुष्पेशु केशु, ऐसे ही उष्ट्र, कहा, अश्व, कह, सूर्य, कह, ये पुल्लिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पे कह का प्रयोग किया गया है ना। नौका स्त्रीलिंग शब्द थी इसीलिए वहां पे का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, का प्रयोग किया गया था। बात समझ में आ रही है क्या। इन उदाहरणों को देख करके जाना, आपके परीक्षा में आएंगे वो तो मिल ही जाने चाहिए। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, का द्वारम उद्घाटयति,
मालिनी द्वारम उद्घाटयति। सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकारः शिक्षा, यानी केषां मौलिक अधिकारः, केषां, ठीक है। मालिनीम, काम, लास्ट में प्रश्नवाचक जरूर लगा देना। परिवारस्य, यानी कस्य, परिवारस्य कस्य, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, प्रश्नवाचक हो गया। लास्ट में क्या लगा देना, इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना। ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं इनमें से, तो आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। रही बात प्रश्न निर्माण की, तो प्रश्न निर्माण में आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। प्रश्न निर्माण में, ठीक है, पहला है किम, कुत्र। किम का मतलब हो गया क्या, पुत्र का मतलब हो गया कहाँ, कति का मतलब हो गया कितने, कुतः कहाँ से, कदा कब, प्रथम का हो गया कैसे, और किमर्थम, किस लिए, ठीक है। किमर्थम किस लिए। अगर आपको संख्या दिखाई दे, सॉरी, संख्या दिखाई दे, तो आप कथी का प्रयोग करेंगे। स्थान अगर आपको दिखाई दे, तो कुत्र। अलग होने का जब प्रसंग हो, वहां पे कुतः। समय अगर दिखाई दे, है ना, हाँ, समय अगर आपको दिखाई दे तो वहां पे कदा। जैसे अभी हमने एक प्रश्न आया था ना, प्रातः काले नववादने, या प्रातः नववादने, तो वहां पे समय आया था, हमने प्रयोग किया था कदा का, है ना। पंच सेवकाः सन्ति, यानी पंच यानी पांच सेवक हैं। कति संख्या आ गया है, संख्या आ गया, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, वहां पे कति का प्रयोग किया, ठीक है ना। और आज का लास्ट जो प्रश्न है, विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द योजयता, विलोम पद, स्वः, यानी विलोम का, विलोम कह सकता है वो विपरीतार्थ, विपरीतार्थक भी कह सकता है। विपरीतार्थ के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो श्वः, श्वः का क्या होता है, दे होता है, या फिर ह्य। श्वः मतलब आने वाला कल, ह्य यानी बीता हुआ कल। क्रेतुम, अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा आपको ये ऐसे ही दिखे, इसके आपको मिलान करने में ही पता चल जाएगा। देखो क्रेतुम, क्रेतुम है, यहाँ पर भी क्रेतुम आपको दिखाई दे रहा है। तुक्का थोड़ा सा पढ़ने में लगा लोगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ग्रामम, तो यहाँ पे देखो रम, ऐसे यहाँ पे समीपस्थम, समीपस्थम, यहाँ पे देखो दूरस्थम। तो ऐसे पढ़ने में ही पता चल जाएगा। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, विलोम शब्दों के बारे में, है ना, विलोम शब्द लगा लेने हैं, लिख लेने हैं, या हम ये कहें कि इनका आपको क्या कर लेना है, प्रयोग कर लेना है। कुछ विलोम शब्दों के बारे में और बात कर लेता हूं, मैं एक दो विलोम शब्दों की चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। जैसे शत्रुता का होता है मित्रता। जैसे एक दो विलोम शब्दों की बात करूं, शत्रुता का क्या होता है, मित्रता, ठीक है। पुरा, पहले, का मतलब पहले, पुरा का हो गया अधुना, पुरा का क्या हो गया, अधुना। मानव का हो गया दानव, मानवा का क्या हो गया, दानवाहा, ठीक है। ऐसे ही सुखीनः, तो विलोम शब्द में आपको करना क्या है, विलोम शब्द में आपको मिलता जुलता शब्द आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मिलता जुलता शब्द आपको क्या होगा, वहां पे दिखाई देगा। अगर ऐसा
कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर लेंगे बिल्कुल, जैसे मंदम, नीचई का हो गया उच्चई, ठीक है? नूतनम, नूतनम का हो गया पुरातनम, ठीक है? नूतनम का क्या हो गया? पुरातनम। पर्याप्तम, पर्याप्तम का हो गया अपर्याप्तम। आधे शब्द तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। पर्याप्तम का क्या हो गया? अपर्याप्तम, क्योंकि आपको छांट कर लिखना है, आपको मन से नहीं लिखना है ना? आपको क्या करना है? छांट करके लिखना है, आपको मन से नहीं लिखना है। इस बात का आपको क्या करना है? थोड़ा ध्यान रखना है ना? क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे छांट कर लिख रहे होते तो आपको थोड़ा चिंतित करना होता, याद करना होता, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बस मिलान ही तो करना है आपको। तो बड़े धैर्य के साथ में, बड़े आराम से पेपर को हल करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 60 में से 60 आपको मार्क्स ज़रूर आने चाहिए, है ना? उसके लायक आप मेहनत भी कर रहे हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए